प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने बात करूंगा ठोसों के चुंबकीय गुणधर्मों की। जैसा कि हम जानते हैं कि ठोस में पदार्थों, जो ठोस पदार्थ हैं उनके अंदर अभिक्रिय कणों की एक निश्चित ज्यामिति होती है तथा सभी ठोसों में चुंबकीय गुण होते हैं और इन चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। किस कारण होती है? इलेक्ट्रॉन के कारण। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होने के साथ साथ दो प्रकार की गति भी दर्शाता है। जो इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण तो है, साथ में ये दो प्रकार की गतियां दर्शाता है। नंबर एक, नाभिक के चारों ओर कक्षकीय गति, कक्षकीय गति या इसको हम कह देते हैं कक्षक गति। और नंबर दो, अपने अक्ष पर कौन सी? चक्रण गति। थोड़े इन दोनों गतियों के कारण इलेक्ट्रॉन में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय आघूर्ण। हम ये कह सकते हैं कि आवेशित कण होने व कक्षकीय व चक्रण गति के कारण इलेक्ट्रॉन एक छोटे विद्युत परपथ के रूप में काम करता है और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के साथ एक स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। चुंबकीय आघूर्ण को हम बोर मैग्नेटॉन, किसमें? बोर मैग्नेटॉन, जिसको हम बोर मैग्नेटॉन म्यू बी से व्यक्त करते हैं। एक बोर मैग्नेटॉन बराबर होता है 9.27 गुणा 10⁻⁻27 एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या होता है बेटा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई। तो ये तो बात हुई कि इलेक्ट्रॉन के कारण ठोसों में चुंबकीय गुण पाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रति व्यवहार के आधार पर हम ठोसों को मुख्यतः 5 भागों में बांटते हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र में ठोस पदार्थ 5 प्रकार के गुण दर्शाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुचुंबकत्व या अनुचुंबकीय पदार्थ। पहला है हमारा गुण अनुचुंबकत्व। अनुचुंबकत्व पदार्थ के रूप में कहें तो हम अनुचुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण महसूस करते हैं, दुर्बलता से क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित किए जाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और इस गुण को अनुचुंबकत्व कहा जाता है। वे सभी पदार्थ अर्थात परमाणु, आयन या यौगिक जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, वो यह व्यवहार दर्शाते हैं। जैसे देखो, इनमें हम वैसे दिखाना चाहें, जैसे ये N और S, ये चुंबकीय ध्रुव है। जब इनको हम बाहर, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र में इसको रख देते हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं इनके अंदर होकर गुजरती है, इस तरह से, है ना। इनके उदाहरणों में हम बात करें, जैसे जितने भी अनुचुंबकीय पदार्थ हैं, उदाहरणों के लिए हम बात करें इसमें, जैसे CuO, जैसे ये है ना। तो देखो, इसमें देखो हम CuO, TiO, O2, यानी वे सभी पदार्थ जिनके पास क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, वो सभी अनुचुंबकीय पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। जैसे देखो CuO की हम बात करें, CuO क्यूप्रस ऑक्साइड,
देखो इसमें देखो हम कॉपर का ऑक्सीजन अंक निकालेंगे तो एक्स, और देखो क्या है यहाँ पर ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -2 बराबर 0। तो एक्स बराबर कितना आएगा, बोलो कितना आएगा +2। तो Cu का और +2, तो इसका विन्यास लिखेंगे तो हमारे पास क्या है AR3D9 4s 0। तो देखो 3D में देखो 9 है, तो 1 2 3 5, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो यहां तक तो इसमें युग्म है, और लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन क्या है अयुग्मित। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण CuO क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ है। दूसरी बात क्या है कि इन पदार्थों को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये चुंबकत्व ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र से हटा देने पर इनका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। अतः इनका उपयोग अस्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है, और इनका अनुचुंबकत्व का गुण जो है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी ज्यादा होती है इनका अनुचुंबकत्व उतना ही अधिक होता है। दूसरी बात करते हैं हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ। किसकी बेटा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थों की तो ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रतिकर्षण महसूस करते हैं। क्या महसूस करते हैं, प्रतिकर्षण। प्रतिचुंबकीय पदार्थ या इसको हम कहते हैं प्रतिचुंबकत्व। तो मैंने अभी बताया ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रतिकर्षण महसूस करते हैं। क्या महसूस करते हैं, प्रतिकर्षण। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये N और देखो ये S, इन दोनों के बीच में ये रखा हुआ है, तो इसमें क्या है, तो चुंबकीय बल रेखाएं बाहर से गुजरती है, इनके अंदर से नहीं गुजरती है। देखो ये है ना। तो ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षण महसूस करते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, और यह गुण प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। इसके उदाहरण जैसे NaCl, C6H6 है ना, जैसे आपके Cu2O है ना, तो TiO2 है ना। तो ये आदि, तो इन पदार्थों में क्या होता है, इन पदार्थों के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का अभाव होता है, अर्थात सभी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, युग्मित होते हैं। कैसे होते हैं, युग्मित होते हैं। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के अभाव के कारण यह प्रतिचुंबकत्व का गुण दर्शाते हैं, अर्थात इनमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, अर्थात एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को संतुलित कर देते हैं, जिस कारण इनका कुल चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है। जिस देखो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, जैसे मैं Cu2O का उदाहरण लेता हूं, जैसे ऊपर मैंने Cu का लिया था, तो वो यहाँ Cu2O, इसमें देखो हम Cu को 2 गुणा x प्लस है -2 बराबर 0, तो 2x -2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा इसमें +1। क्या आएगा, ऑप्शन Cu का +1 आएगा। यहां से देखो +1 आ गया, तो अब देखो Cu प्लस, इसका विन्यास लिखेंगे तो AR3D10, तो 3D10 4s 0, 1 2 3 5, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो देखो यहां पर सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, युग्मित है, अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का अभाव है। तो इलेक्ट्रॉन युग्मित होने का कारण इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट कर दिया जाता है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के कारण विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को समाप्त कर देते हैं, जिसके कारण इनमें चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होता है, इनका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, 0 होता है। तो ये तो बात हुई अनुचुंबकत्व और प्रतिचुंबकत्व। इसके बाद होता है लोह चुंबकत्व या लोह चुंबकीय पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबलता से आकर्षित होते हैं और स्थायी चुंबकीय आघूर्ण ग्रहण कर लेते हैं। तो देखो वो कहलाते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ, और इस गुण को क्या कहते हैं, लोह चुंबकत्व। लोह चुंबकीय पदार्थ या लोह चुंबकत्व। उदाहरण जैसे हमारे पास CrO2, Fe, Ni,
CO आदि। तो इन पदार्थों में क्या है, इन पदार्थों को जब हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये प्रबलता से आकर्षित होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी इनका चुंबकत्व समाप्त नहीं होता है, अर्थात ये स्थायी चुंबकत्व ग्रहण कर लेते हैं। इसका इनका उपयोग स्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। इनमें होता क्या है कि इन पदार्थों में धनायनों के छोटे छोटे समूह होते हैं, झुंड होते हैं, जिन्हें हम डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन। धनायनों के छोटे छोटे झुंड होते हैं, क्या कहते हैं? डोमेन। तो जब ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से बाहर होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के बाहर होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इन पदार्थों में डोमेन अनियमित रूप से अविन्यासित होते हैं। क्या रहते हैं? अनियमित रूप से अविन्यास रहते हैं, अर्थात बिखरे हुए रहते हैं। लेकिन जब इन्हें हम चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो सभी डोमेन चुंबकीय आघूर्ण की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। जैसे देखो मैं यहां पर ये बता रहा हूं, जैसे ये सभी क्या है, सभी दिशा क्या हो जाएगी? एक। तो सभी डोमेन जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही अभिविन्यासित हो जाते हैं, जिससे इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान बढ़ जाता है और ये स्थायी चुंबकत्व ग्रहण कर लेते हैं। तो बेटा इस कारण का उपयोग हम क्या करते हैं? स्थायी चुंबक बनाने में करते हैं। जैसे CrO2 है, इसका उपयोग टेप रिकॉर्डिंग की रील वगैरह में किया जाता है। अब लोह चुंबकीय पदार्थों के बाद आता है हमारा, वैसे तो ये लोह चुंबकीय पदार्थों के भाग माने जाते हैं, लेकिन यहां पर हम बात करें चौथा भाग आता है हमारा लघु लोह चुंबकीय पदार्थ। जो लोह चुंबकीय पदार्थ, इनमें क्या होता है, ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में लोह चुंबकीय की तुलना में तो दुर्बलता से, लेकिन प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थों की तुलना में प्रबलता से आकर्षित होते हैं। इन पदार्थों में भी लोह चुंबकीय पदार्थों के समान डोमेन संरचनाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? डोमेन संरचनाएं। परंतु ये डोमेन समांतर एवं प्रति समांतर दिशाओं में, समांतर एवं प्रति समांतर दिशाओं में असमान रूप से वितरित रहते हैं, जिसके कारण यह एक दूसरे के प्रभाव को पूर्णतः नष्ट नहीं कर पाते हैं। अतः इनमें चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है। इसके उदाहरण जैसे Fe3O4, Mg Fe3O4, Zn Fe3O4 आदि। तो इन पदार्थों में क्या है बेटा? डोमेन में जैसे ये मैं दिखा रहा हूं, जैसे ये है, ये और इसके बाद देखिए ये, फिर देखिए ये फिर देखो ये। तो यहां पर क्या हुआ? ये जो इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण समाप्त कर दें, ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त कर दें, लेकिन इन दोनों का क्या चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा, जिसके कारण इनका चुंबकीय आघूर्ण का कुल मान शून्य नहीं होता, अर्थात ये चुंबकीय आघूर्ण रखते हैं और चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? लोह चुंबकीय पदार्थ। इसके बाद होता है प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, तो ये तो ऊपर जैसे आपने लिखा है, हमने एक कौन से फेरी चुंबकीय, इनको फेरो चुंबकीय चुंबकत्व कहते हैं। फेरो चुंबकत्व। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थों के प्रमुख उदाहरण जो है, जो MnO2, Mn2O3 आदि है। इन पदार्थों में भी लोह चुंबकीय पदार्थों के समान डोमेन सदृश संरचनाएं होती हैं, परंतु उनमें डोमेन एक दूसरे की विपरीत दिशा में अभिविन्यासित रहते हैं। किसमें बेटा? एक दूसरे की विपरीत दिशा में। तो एक दूसरे की विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण कुल चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य आता है। अतः जैसे देखो ये जैसे देखो ये इसके प्रभाव को ये, इसके प्रभाव को ये, इसके प्रभाव को ये क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे। तो इनका कुल चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो ये इनमें अंतर है। तो देखो
ये हमारे पास एक बार फिर सुनेंगे। चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों को 5 भाग: अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लघु लोह चुंबकीय पदार्थ या फेरवी चुंबकत्व कह सकते हैं, लघु लोह चुंबकीय पदार्थ है, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। इस प्रकार से इन्हें 5 भागों में बांटा गया है और ये इस पाठ का आपका अंतिम वीडियो था। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। जय हिंद।